वेलकम बैक लर्नर्स। तो इस वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज एग्रीमेंट एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझे उससे पहले जो इसका इस एक्ट का जो सोल है, इस एक्ट की जो स्पिरिट है कॉन्ट्रैक्ट, उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। नॉर्मली हम ये दोनों टर्म्स एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को बहुत लूजली यूज करते हैं। हम लोग इनको इंटरचेंज करते हैं अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन के बीच में। मतलब जैसे हम अपने दोस्त को बोलते हैं, चल तेरे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अपन ये काम करेंगे, या मेरा उस पार्टी के साथ एग्रीमेंट साइन हो गया है कि वो मुझे इतना माल सप्लाई करेगा। बट ये एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका जो एक बारीक डिफरेंस है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इसके बेसिस के ऊपर आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी डिपेंड करती है। तो बिफोर वी लर्न अबाउट दी एसेंशियल एलिमेंट्स कि किन एलिमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कौन से एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, कौन से एग्रीमेंट को नहीं कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, उससे पहले इन दोनों की डेफिनेशन हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1857 कहता है, जीटीयू के स्टूडेंट्स को मैं एक बात ये समझाना चाहूंगा कि एग्जाम के अंदर आप लोगों को, बिकॉज आप लोग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स है, ये मुझे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम में सेक्शन लिखना जरूरी है क्या। तो क्योंकि आप लोग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स है, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइज टू मेंशन द सेक्शन नंबर्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। ये ज्यादातर लॉ के स्टूडेंट से, लीगल स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है। हाउएवर कुछ बेसिक बेसिक सेक्शंस है, फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पार्टनरशिप हुआ, ये कुछ बेसिक सेक्शंस है जो बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। तो अगर ये सेक्शंस आप मेंशन करते हैं पेपर के अंदर, आपकी आंसर बुक के अंदर, तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। बट इज इट कंपल्सरी टू मेंशन सेक्शन नंबर्स इन योर मैनेजमेंट एग्जाम्स, इन योर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एग्जाम? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज अप टू यू। ओके, तो सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट को डिफाइन करता है। इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट विच सेज, देखिए लॉ को पढ़ने की एक टेक्निक आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। ये इसी के लिए, ये जो आप कलर कोडेड डेफिनेशंस देख रहे हैं वो इसी के लिए है, क्योंकि लॉ के अंदर मैंने आपको जो पिछले वीडियो में भी बोला था, हर एक कॉमा, हर एक सेंटेंस, हर एक फुल स्टॉप की बहुत अहमियत होती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि एक लॉयर ने एक सिर्फ कॉमा के बेसिस पे, कॉलन के बेसिस पे, एक सेमी कॉलन के बेसिस में पूरा मुकदमा घुमा दिया। देखो लॉ क्या है। लॉ एक बुक के अंदर एक लिखी हुई बात है। कानून की किताब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1857 आप भी खरीद सकते हो, मैं भी खरीद सकता हूँ, मिस्टर जेठमलानी भी खरीद सकते हैं, कोई भी, मिस्टर हरीश साल्वे भी खरीद सकते हैं, कोई भी लॉयर खरीद सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिम, मी एंड एनी अदर लॉयर? द ओनली डिफरेंस इज दैट कि एक अच्छा लॉयर जो बात लिखी हुई है उससे ज्यादा जो बात नहीं लिखी हुई है उसको जो पढ़ ले, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो जो जो लॉ लिखा हुआ है उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसके बेसिस पे आप मुकदमे जीतते या हारते। तो अच्छा लॉयर जो होता है, जो लाखों में करोड़ों में जो फीस लेते हैं, घंटे घंटे की जो फीस चार्ज करते हैं, उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही है कि एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ के समझते हैं। तो जब भी आप कोई डेफिनेशन पढ़े लॉ के अंदर, बिकॉज यू आर ऑल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, तो आपको इतना ज्यादा वो लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कोई भी डेफिनेशन पढ़े तो फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज रिटन एंड हाउ इट इज रिटन, एंड कॉमास को बहुत ध्यान से देखिए। सो यूजुअली मैं जब भी डेफिनेशंस पढ़ता हूँ लॉ की, तो मैं इस तरह से उसको या तो अंडरलाइन करता हूँ या कलर कोडिंग करता हूँ। तो यही टेक्निक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अब चलिए, लेट मी एग्जेम्पलीफाई दिस थिंग। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीमेंट। सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1857 डील्स विद द वर्ड एग्रीमेंट, द टर्म एग्रीमेंट। According to the act, agreement is every promise and every set of promises, okay, forming the consideration for each other is an agreement. चलिए, ये तो बहुत सहज लिखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, लेयर से, तो प्याज को छीलते हैं, लेट्स पील द लेयर्स ऑफ द अनियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज एवरी प्रॉमिस, मतलब हर एक वायदा, हर एक प्रॉमिस जो आप करते हैं किसी को, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। ऐसा हो सकता है कि आप एक ही ट्रांजेक्शन के दौरान सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, आप मल्टीपल प्रोमिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी होटल के पास कमरा बुक कराने आता हूं, तो होटल वाला मुझे ना सिर्फ कमरा प्रॉमिस कर रहा है कि ओके आई विल गिव यू द रूम, I also promise you that your room will have a comfortable bed, your room will have a comfortable air conditioner, your room will have toiletries, I will give you a free pickup from the railway station, I will give you complimentary breakfast। तो ये सारे सेट ऑफ प्रोमिसेस है एक ही ट्रांजेक्शन में।
ये हर एक अलग अलग ट्रांजेक्शन नहीं है, एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर ये सेट ऑफ प्रोमिसेस है, एंड ये सब प्रोमिसेस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बनते हैं, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, दिस बिकम्स एन एग्रीमेंट। अब कंसीडरेशन बहुत ही डीप फील्ड है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, बट हर एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस एक दूसरे के लिए किस तरह कंसीडरेशन बनता है वो देखते हैं। मैं आपको अपने दोस्त को बोलता हूं कि भाई आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू, आई प्रॉमिस दैट आई विल सेल माई कार टू यू, बदले में तू मुझे क्या देगा? तो वो मुझे बोलता है ओके, आई प्रॉमिस आई विल बाय दिस कार फ्रॉम यू, और उसके बदले में आई विल पे यू 5 लाख रुपीज। तो उसने जो मुझे बदले में प्रॉमिस किया, that is another promise, that is a reciprocal promise, promise के बदले में promise मुझे मिला, मतलब ये हुआ consideration, quid pro quo। इसको आप अभी समझ में नहीं आ रहा तो चिंता मत कीजिए, आगे डिटेल में समझेंगे, बट उसके एवज में जो उसने मुझे दूसरा प्रॉमिस दिया, दैट इज प्रॉमिस। अब उसने जब मुझे प्रॉमिस दिया, मैं उस प्रॉमिस को या तो एक्सेप्ट कर सकता हूं या रिजेक्ट कर सकता हूं। मैं बोलूंगा यार 5 लाख रुपए तो बहुत कम है, आई वॉन्ट 7 लाख रुपीज फॉर यू, आई प्रॉमिस आई विल सेल दिस कार टू यू फॉर 7 लाख रुपीज। तो दिस इज अ सेकेंड प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड। अब उसके हाथ में है कि भाई वो उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे। अब इस एग्जाम्पल को कंटेन करने के लिए मान लीजिए कि मेरा दोस्त मुझे बोलता है ठीक है, आई एक्सेप्टेड दैट आई विल बाय दिस कार फ्रॉम यू फॉर 7 लाख रुपीज। नाउ दिस इज एन एग्रीमेंट, दिस इज स्टिल एन एग्रीमेंट, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन गया है, दिस इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेट्स सी दैट। पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब हर एक वायदा और उसके बदले में जो वायदे एक साथ चल रहे होते हैं, जो एक दूसरे के कंपनसेट करने के लिए किए जाते हैं, उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, एक लाइन की इतनी सी डेफिनेशन है, इसका सेक्शन जरूर याद कर लीजिएगा। ये आप अगर एग्जाम में लिखते हैं सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। नाउ ये डेफिनेशन बहुत सहज है, बहुत सिंपल है, एक लाइन में, पर इस एक लाइन के अंदर से देखना कितना कुछ निकल के आता है। 10 एसेंशियल एलिमेंट्स में इस एक लाइन से आपको निकाल के दिखाऊंगा। चलिए, सो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज वेरी सिंपल, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलिए मेरे साथ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार और, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, ये डेफिनेशन आपके दिमाग में प्रिंट हो जानी चाहिए। अब इतनी सी डेफिनेशन में क्या क्या छुपा हुआ है? सबसे पहले तो ये बात की जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो जो जो चीजें हम लोगों ने एग्रीमेंट में मांगी कि भाई देयर शुड बी अ प्रॉमिस, देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस, देयर शुड बी अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस, देयर शुड बी अ कंसीडरेशन, ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए बाय नेचर। तो ये एक वर्ड जो आपको लगता है ना, ये एक वर्ड के अंदर इतनी सारी चीजें निकल के आती है। ये लॉ की महिमा है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉ, मैग्निमैनिटी ऑफ लॉ। फिर उसके बाद है एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब ऐसा एग्रीमेंट, समझाता हूं आपको एग्जांपल के थ्रू। एक ऐसा एग्रीमेंट जिस शुड बी, उसका कोई लीगल वैलिडिटी होनी चाहिए, लीगल एनफोर्समेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं अपने दोस्त को एक एग्रीमेंट करता हूं, मेरे दोस्त के साथ मैं अपने दोस्त को प्रॉमिस करता हूं कि भाई आज रात को 9 बजे मैं तेरे घर पे डिनर करने आ रहा हूं। मेरा दोस्त बोलता है पक्का प्रॉमिस? मैं बोलता हूँ यस प्रॉमिस। बोलता है चल मैं भी तुझे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुझे बहुत बढ़िया बिरयानी खिलाऊंगा, ठीक है? तू मेरे घर पे रात को 9 बजे डिनर पे आ गया। नाउ दिस इज अ प्रॉमिस, we both gave each other consideration, a set of promise was there, and there is an agreement between me and my friend कि मैं रात को 9 बजे उसके घर खाना खाने जाऊंगा और वो रात को 9 बजे मेरे लिए बिरयानी रेडी रखेगा। ये हम दोनों के बीच में प्रॉमिस है। नाउ डज दिस हैव अ लीगल वैलिडिटी? इज इट एनफोर्सेबल बाय लॉ? अगर मैं रात को 9 बजे किसी कारणवश उसके घर पे नहीं जा पाया, तो क्या वो मुझे 500 रुपए का बिरयानी का बिल भेज देगा? भाई तू आया नहीं, मेरा पूरा खाना वेस्ट हो गया, मेरे को तेरे को से पैसे चाहिए, मैं तेरे को कोर्ट लेके जाऊंगा। या अगर मैं उसके घर पे गया और वो बोलता है यार बनी नहीं बिरयानी या चावल जल गए, चल अपन बाहर कहीं खाना खाने जाते हैं, तो मैं उसके ऊपर क्या दावा ठोक सकता हूँ क्या कि नहीं तूने तो मुझे यही बिरयानी प्रॉमिस की थी, मुझे यही चाहिए? सो दिस एग्रीमेंट हैज नो लीगल वैलिडिटी, it has no legal enforcement, so it is not a contract. On the other hand, मेरे घर पे मैं 50 जनों का डिनर प्लान करता हूँ। तो एक रेस्टोरेंट है बहरूज बिरयानी, मुझे उसकी बिरयानी बहुत पसंद है, शाउट आउट टू बहरूज। तो मैं बहरूज बिरयानी को बोलता हूँ कि मेरे घर पे 50 गेस्ट आने वाले हैं, उसके लिए मुझे 25 किलो बिरयानी चाहिए।
आई नीड 25 किलो बिरयानी फ्रॉम यू एंड प्लीज कीप इट रेडी बाय 8 o'clock टुडे इवनिंग। तो मैं जाता हूँ बहरूज के पास, मैं जाके उनसे पूछता हूँ कि लीजिए, 8 बजे मैं उनके पास जाता हूँ, दीजिए भाई मेरी बिरयानी दीजिए। मना करते हैं कि साहब हमने तो नहीं बनाई, हमारे चावल जल गए या मूड नहीं था, शेफ छुट्टी पे था। तो आई कैन सू देम, इतना मेरे पास टाइम और एनर्जी होनी चाहिए, बट टेक्निकली लीगली आई कैन सू देम कि भाई आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट, हम दोनों के बीच में जो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इवन दो हम लोगों ने बैठ के कोई सिग्नेचर नहीं की, but it was an understanding that they will give me biryani and I will give them money, I will pay consideration to them। तो उन्होंने मेरे लिए बिरयानी रेडी नहीं की, तो आई कैन सू देम। ऑन दी अदर हैंड, अगर बेहरूज वालों ने मुझे 8 बजे फोन किया, अनुज भाई आपकी 25 किलो बिरयानी रेडी है, आप कब लेके जा रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ यार है ना माइंड चेंज हो गया, या हम लोगों ने कल के लिए डिनर कर दिया, काम कर तू उसको कैंसिल कर दे। अरे भाई 8 बजे उन्होंने रेडी करके रखा हुआ है, उसका जो माल मसाला लेबर जो कुछ भी मटेरियल, उसका जो भी कॉस्ट सेलिंग जो कुछ भी उसके ऊपर लगा है, उसकी कीमत वसूलने का उनका पूरा हक है। दे कैन से सर आप आओ नहीं आओ, आप इसको लेके जाओ, कूड़े में फेंको, गरीबों में बांटो, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इट इज अ लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए ट्रांजेक्शन वही है, दोनों जगह पे बिरयानी की बात हो रही है, बिरयानी 8 बजे 9 बजे खाने की बात हो रही है, बट वन इज अ लीगली एनफोर्सेबल ट्रांजेक्शन, अदर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एग्रीमेंट। सो ऐसा जो भी एग्रीमेंट, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट विच कैन बी एनफोर्स बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज इट इज मियरली एन एग्रीमेंट एंड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इन दोनों बातों का डिफरेंस जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एग्रीमेंट जो होता है इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एग्रीमेंट के अंदर सारे एग्रीमेंट आ जाते हैं। आप कोई लीगल एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं, अगर आप कोई खरीद बेच का एग्रीमेंट बना रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग का एग्रीमेंट बना रहे हैं, ब्रोकरिंग का हम आगे देखेंगे, एजेंसी का एग्रीमेंट बना रहे हैं, इवन आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी साइन करते हैं तो वो भी एक एग्रीमेंट है। बट एग्रीमेंट के अंदर नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, जैसे अगर आप दोस्त के साथ एग्री करते हैं कि चलिए आज रात को हम 9 बजे पिक्चर देखने जाएंगे, या फिर मैं तेरे को इतने बजे फोन करूंगा, या फिर ये मेरे को, मैं तेरे घर पे डिनर पे आ रहा हूँ। एंड देर आर अदर सोशल एग्रीमेंट्स ऑल्सो, के हो सकता है मैं किसी चैरिटी को बोलूं कि ठीक है मैं आपको मेरे बर्थडे पे 500 रुपए दूंगा, अब मैं अपने बर्थडे पे अपना माइंड चेंज कर देता हूँ कि मुझे नहीं देने, तो इट इज नॉट अ लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का अंदर आता है। सो अगेन मैं सर्कल की बात करता हूँ, एग्रीमेंट अगर एक बड़ा सर्कल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट उसके बीच में एक छोटा सर्कल होगा। इसीलिए कहा जाता है all contracts are agreements but all agreements are not contract। हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही देखा, आपने जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी इसी के अंदर देखा, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होना कंपलसरी, बट अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा कंपलसरी नहीं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों का डिफरेंस मैंने थोड़ा तसल्ली से, थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझाया, बिकॉज ये दोनों शब्द अगर आप समझ जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, कि अगर एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की नजर से देखना है, यह एक एग्रीमेंट को हम जो बोलते हैं कि इट शुड बी लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर इस तरह से हमको बनाना है तो उसके अंदर कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो टू वॉच और लर्न अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू।